एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ को हम कंपेयर करेंगे और उसके बेस पे हम अपने डिसीजन को बताएंगे। यहाँ पे हमने दो बातें की हैं कि एक तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ और दूसरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं जो हमने अपने किसी भी रिसर्च मेथड को अप्लाई करते हुए, यानी डेटा कलेक्शन का कोई भी मेथड हमने अप्लाई करते हुए कोई भी डेटा किसी भी यूनिवर्स से इकट्ठा किया है, तो वो जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज़ हमारे पास हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, यानी इसको हम कह सकते हैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी यानी ओरिजिनल डेटा। और दूसरी बात एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं जो हमने किसी और अदर जगह पे जाए हुए बिना, यानी किसी भी ऐसे एरिया में जाए बिना जहाँ पे उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यानी कोई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी या कोई भी एक्चुअल यूनिट्स हमें मिल सकती थी, लेकिन हमने उसको वहाँ पे ना जाके खुद ही अपने एस्टिमेशन के थ्रू और अदर किसी भी सेकेंडरी यूनिट्स को यूज़ करते हुए हमने मैथमेटिकल फॉर्मेट को यूज़ करते हुए उन फ्रीक्वेंसीज़ को खुद ही ले लिया है, यानी खुद से ही हमने उसको इकट्ठा कर लिया है। तो वो फ्रीक्वेंसीज़ एक्चुअल तो नहीं है क्योंकि हमने उसको मैथमेटिकली फॉर्म में कुछ फार्मूलाज को यूज़ करते हुए खुद से ही प्रिपेयर किया है। तो यानी कि वो कोई भी हमारी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व नहीं हो सकती, ओरिजिनल नहीं हो सकती है, रियल नहीं हो सकती है। तो उन फ्रीक्वेंसीज़ को हम मैथमेटिकल फ्रीक्वेंसीज़ या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ कहते हैं। अब इसका हम डिफरेंस कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कॉइन को टॉस किया, कॉइन टॉस्ड, उनको टॉस करने के बाद जो कंक्लूजन निकल के आए हैं उससे हमें मिला है, जो दो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, टेल्स और हेड्स। तो टेल्स आई। अब कॉइन कितनी बार हमने टॉस किया होगा, मान लीजिए 10 टाइम्स किया, 10 टाइम्स हमने किसी भी कॉइन को टॉस कर दिया। वहाँ से हमें पता चला कि टेल्स वहाँ से मिला है हमें 7 टाइम्स और हेड्स मिला हमें वहाँ पे 3 टाइम्स। तो ये हो गया है हमारा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज़, यानी ये जो हमने खुद से ही उस वैल्यू को फाइंड आउट किया, खुद से ही हमने वो एक्सपेरिमेंट करके देखा और वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि 10 बार किसी भी कॉइन को टॉस करने से 7 टाइम्स हमें मिल पाया है टेल और 3 टाइम्स मिल पाया है हेड्स। तो ये हो गई है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज़। अब अगर हम इसी सेम पैटर्न को बिना किसी एक्सपेरिमेंट किए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ निकालना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि हेड एंड टेल्स आने के चांसेस कितने कितने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाती है बेसिक चीज़ कि दोनों ही हमारे इवेंट्स कितने हैं, मैक्सिमम इवेंट्स हमारे पास कितने हो सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि किसी भी कॉइन को टॉस करने से हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो वहाँ से हमें हेड मिल सकता है, टेल मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों के ही जो टोटल जो एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं दोनों के, वो टोटल एक्सपेरिमेंट में से दोनों 50-50% आ जाएंगे, यानी हेड और टेल दो ही हमारे काम हो सकते हैं। तो दोनों के ही आने के चांसेस 50-50% हैं। तो हम कहेंगे कि अगर हमने कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया है तो 10 टाइम्स में से एक्सपेक्टेड हमारा है कि हेड 5 टाइम्स आएगा और टेल भी 5 टाइम्स आएगा, यानी कि दोनों ही चीज़ें 5-5 बार आने के चांसेस हैं। तो ये हमने क्या किया, बिना किसी एक्सपेरिमेंट को किए हमने मैथमेटिकल फॉर्मेशन को अप्लाई करके मैथमेटिकल जो हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जो हमारे एस्टिमेशन हो सकते हैं, उनके बेस पे हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ निकाल ली हैं बिना किसी एक्सपेरिमेंट को किए हुए। तो वो होता है ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ जो मैथमेटिकल फॉर्मेट को यूज़ करके बनाई गई हैं। एक मैंने बता दिया कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिसको हमने एक्चुअल में वो काम करके तब इकट्ठा किया उस डेटा को, तो वो डेटा हमारा हो जाता है ओरिजिनल या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़। अब इन्हीं दो फ्रीक्वेंसीज़ को हमें कंपेयर करना है। मतलब ये हुआ है कि जो एक्चुअल डेटा हमारे पास है उसको हमें एक्सपेक्टेड डेटा से कंपेयर करना है और उसके बाद अपना कंक्लूजन निकाल के देना है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि वो 3 तरह से हो सकता है। या तो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, या पॉजिटिवली रिलेटेड, या नेगेटिवली एसोसिएटेड। इंडिपेंडेंट होने का मतलब यह है कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ में किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, ये तो मैंने फॉर एग्जांपल आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे हमें इन वेरिएबल्स का काम तो है नहीं। मतलब हम उस काम को ये तो बता नहीं सकते कि इतने टाइम्स है, इतने टाइम्स है। लेकिन जब हम एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे वहाँ पे इन मैथमेटिकल फॉर्मेट को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये समझने के लिए बताया गया है। अब जब भी हम किसी दो अलग अलग वेरिएबल को रिलेशन देखेंगे तो वो हो सकता है कि कोई एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो। तो वहाँ पे ये होगा कि अगर दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा है तो वो इंडिपेंडेंट माना जाएगा कि ए क्वालिटी और बी क्वालिटी में कोई भी रिलेशन किसी भी तरह की नहीं है, तो वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट। दूसरा है कि अगर ए क्वालिटी और बी क्वालिटी में ऐसा हो रहा है कि अगर वो चीज़ बढ़ जाती है तो दूसरी बढ़ जाती है, या एक चीज़ घट जाती है तो दूसरी चीज़ भी घट जाती है, तो वहाँ पे उसको हम कहते हैं पॉजिटिवली एसोसिएटेड। तीसरा होता है नेगेटिवली एसोसिएटेड, मतलब एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से या बढ़ जाने से या होने से दूसरी नहीं हो सकती है, तो तब हो जाता है नेगेटिवली एसोसिएटेड। या एक अगर बढ़ जाती है दूसरी कम रहती है, दूसरी बढ़ जाती है तो पहली कम हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसको हम इसमें करेंगे।
कंपैरिजन करेंगे इनके बीच में। जैसा कि मैंने ही बताया था कि इंडिपेंडेंट, पॉजिटिवली एसोसिएटेड और नेगेटिवली एसोसिएटेड, हमें तीन चीज़ों को यहाँ पे माइंड में रखते हुए अपने किसी भी कंक्लूजन को देना है। तो बात ये आ जाती है कि इंडिपेंडेंट हम कब कहेंगे। तो मैंने बताया कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होगी, मतलब दोनों फ्री हैं, तो उस कंडीशन में इंडिपेंडेंट माना जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज का मतलब हो सकता है कि दोनों की दोनों चीज़ें हैं, तो हो जाएगा ए बी, मतलब ए क्वालिटी और बी क्वालिटी दोनों की दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो वो जो डेटा हमने ए बी करके लिया होगा, जो 9 स्क्वायर टेबल हम बनाते हैं, उसमें जो सबसे पहला वाला जो सेल आता है, उस सेल में आता है हमारा ए बी यहाँ। तो ये जो ए बी की वैल्यू आती है इस तरह से, तो इसको हम कह रहे हैं कि यहाँ पे दोनों की दोनों क्वालिटी मौजूद हैं। तो ये एक्चुअल डेटा हमारे पास है। अब अगर इसी को हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करना हो, तो उसके लिए ये होगा कि ए बी यानी वो एक्चुअल डेटा इज़ इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइड बाई एन। मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक्चुअल डेटा से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ को निकालना हो, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले के बेस पे काम कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, ये होगा ए का टोटल यहाँ आता है, बी का टोटल यहाँ पे आता है और एन का टोटल यहाँ पे आता है। बी का टोटल जो यहाँ होगा, ए का टोटल जो यहाँ होगा, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर एन से डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से जो एक सोल्यूशन करके एक अमाउंट आएगी, एक वैल्यू आएगी, उसको हम इससे कंपेयर करेंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि दोनों के दोनों जो है इंडिपेंडेंट है। दूसरा है इसमें पॉजिटिवली एसोसिएटेड। पॉजिटिवली एसोसिएटेड में भी सेम काम करना है, यही होगा ए बी इज़ ग्रेटर देन ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एन। अगर एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज़ ज़्यादा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ की टोटल वैल्यू से, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिवली एसोसिएटेड हमारी ये सारी चीज़ें हैं जो हमने कंपेयर करने के लिए लेके आए थे। ऐसे नेगेटिवली एसोसिएटेड जो हमारी ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ होगी, उसमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज़ इज़ लेस देन, यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ से कम होगी, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये नेगेटिवली एसोसिएटेड हमारी वैल्यूज़ हैं। इन तीनों को ही हम अलग अलग कंडीशन में एक नाम देंगे, यानी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएगी और फिर उसके बाद हम उसमें बताएंगे कि हमारा जो डाटा है वो इनमें से कौन से लेवल का है, पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, नेगेटिवली एसोसिएटेड है, या वो इंडिपेंडेंट है, यानी उनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसको हमें इस पैटर्न पे लाके लास्ट आंसर अपना कर देना होता है। 3 कैटेगरी हैं जिसमें हमारा आंसर आ सकता है। प्रॉब्लम हमारे सामने आ चुकी है, 3 अलग अलग कैटेगरी की बातें हमारे सामने उसने दी हैं और उन प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने के लिए बोला है। फर्स्ट लेके आते हैं, जिसमें उसने बोला है N 1000 A1 A 470 B 620 AB 320। तो यहाँ हमें चाहिए था AB और सेकंड यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी AB तो हमें उसने दे दिया 320, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ के लिए हमें चाहिए A इंटू बी डिवाइडेड बाई N। तो यही चीज़ हमें यहाँ तैयार करनी है। तो यहाँ हो जाएगा AB इज इक्वल टू 320 और यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़, तो ये हो गया है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा हमें चाहिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड, और एक्सपेक्टेड के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन बनता है A इंटू बी डिवाइड बाई एन। ए की वैल्यू हमारे पास है 470, बी की वैल्यू है 620 और डिवाइड करना है एन से जो है 1000। कंपेयर करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एन। ए इंटू बी अपॉन एन की वैल्यू जब इसे हम सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगी 291.40। अब 291.40 की वैल्यू है हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में, एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज़ में 320 है, तो हम कहेंगे ए बी इज़ मोर देन ए इंटू बी अपॉन एन। कैसे पता चला, ए बी 320 है और ये हमारी वैल्यू 291.40 है। इनमें से हमारा आंसर क्या माना जाएगा, मैंने बताया था दोनों इक्वल होंगे तो इंडिपेंडेंट होंगे। ए बी की वैल्यू ज़्यादा होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू उससे, तो हम कहेंगे पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, और ये कम होगी उससे तो ये नेगेटिवली एसोसिएटेड हो जाएगी। तो अभी इसमें बनता है पॉजिटिवली एसोसिएटेड, यानी पॉजिटिवली एसोसिएटेड हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। फर्स्ट ऑप्शन हो चुका है, सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड में उसने बोला है ऐसे ही ए बी की वैल्यू 294, ए की वैल्यू दी गई है, अल्फ़ा दिया गया है, अल्फ़ा बी दिया गया है। तो अब इसे सही करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, एन और बी की वैल्यू चाहिए साथ में। तो हम क्या करेंगे, अब 9 स्क्वायर टेबल बना के जो वैल्यू नहीं है उनको लेके आ जाएंगे और फिर इसी पैटर्न के हिसाब से हम इस सॉल्यूशन को निकाल लेंगे। ये सेकंड वाली प्रॉब्लम, इसे सोल्व करते हैं। ए बी 294 और बाकी ए इंटू बी अपॉन एन के लिए हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमें चाहिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़, जिसके लिए हमें चाहिए होगा ए इंटू बी अपॉन एन। उसको सोल्व करने के लिए 9 स्क्वायर टेबल यहाँ बना लेते हैं ताकि आसानी से काम हो जाए।
एक छोटे सा ही मैं यहाँ पे इस काम को कर लेता हूँ। यहाँ जाएगा ए अल्फ़ा बी बीटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड वाली प्रॉब्लम में हमने क्या क्या वैल्यूज़ में दिया उन सबको लिख लेंगे। तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है, स्टार्टिंग से ले लेते हैं। ए की वैल्यू दी गई है 490, टोटल ऑफ ए 490, ए के नीचे आ जाएगा ए बी 294, अल्फ़ा 570, इसके सामने लिख देंगे 570, और अल्फ़ा बी आ जाएगा 380, अल्फ़ा बी यहाँ पे आ जाएगा 380। अब इनको कर लेते हैं सोल्व करने के लिए बड़ा आसान काम। इसमें से ये लेस करेंगे ये वैल्यू, इसमें से लेस करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों का टोटल करेंगे ये आ जाएगा, इन दोनों को टोटल करेंगे ये आ जाएगा। 490 570 को प्लस किया एन आ गया, ए और अल्फ़ा दोनों को प्लस किया बी का टोटल आ गया। अब हमें ये चाहिए था, क्योंकि हमें बी और एन का नहीं पता था, ए उसने हमें वो पहले से ही दिया हुआ है, तो बाकी किसी और वैल्यू को निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। और क्या बन जाएगा यहाँ पे ए इंटू बी अपॉन एन। ए की वैल्यू है 490, बी की वैल्यू हमने निकाल ली है 674 और डिवाइडेड बाय एन है 1060, वैल्यू आ जाती है 311.5। अब कंपेयर करने के लिए देख लेते हैं, ए बी की वैल्यू है 294 और ये वैल्यू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इससे कम है, तो हम कहेंगे 311 इज़ मोर देन 294। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज एक्सपेक्टेड से कम है, तो हम कहेंगे नेगेटिवली एसोसिएटेड। इस तरह से हमने सेकंड वाला पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें लास्ट है, थर्ड नंबर प्रॉब्लम जो हमारी थर्ड नंबर पे है। इस प्रॉब्लम में ए बी की वैल्यू दी गई है 256 और दूसरा हमें चाहिए यहाँ पे बी एन और ए। उन तीनों में से ही हमारे पास कुछ नहीं है, अल्फ़ा बी है, ए बीटा है, अल्फ़ा बीटा है। तो क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को इसमें लिखते चले जाएंगे। ए बी की वैल्यू 256, अल्फ़ा बी की वैल्यू 768, अल्फ़ा बी 768, ए बीटा की वैल्यू दी है उसने यहाँ पे आ जाएगी 448 और अल्फ़ा बीटा दिया है 144। इसको सोल्व करेंगे, सारे ग्रैंड टोटल आ जाएंगे। ए हमारे पास आ गया है, बी की वैल्यू आ गई है और एन भी आ गया है। उठाते हैं इनको यहाँ से, लिखते हैं यहाँ ए की वैल्यू 304, बी की वैल्यू 1024 और एन आ जाता है ग्रैंड टोटल 1216। तो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज आ जाएंगी 304 इंटू 1024 डिवाइडेड बाई 1216। और जब इसको हम सोल्व करेंगे वैल्यू निकल के आएगी 256। और जब इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल फ्रिक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज आर सेम, तो ये कहेंगे कि दोनों ही चीज़ें सेम आ गई हैं, एक्सपेक्टेड भी एक्चुअल भी। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, डेटा आर इंडिपेंडेंट, डेटा आर इंडिपेंडेंट। ये हमारी कुछ वेरियस प्रॉब्लम्स थी जिसको हमने देख लिया है सभी को। इस तरह की प्रॉब्लम को हमें इन सभी तरीके से सोल्व करना पड़ता है और इसके बाद ही हम किसी डिसीजन पे पहुंच पाते हैं।